Hello everyone. As we know that we are just 5 months away from the UPSC prelims examination of 2025, we should know that apart from the bookish knowledge and textual understanding of the material and the hard work, we should know what is the right mindset and approach to clear the UPSC examination. So in this video we are going to talk about the right mindset and approach that we can follow for the prelims examination. So when it comes to the mindset for the prelims, I have categorized aspirants into two categories. One who are going to give their first attempt in 2025 and others who are veterans who have given their 2 to 3 attempt in UPSC. So first attempt वाले candidates की अगर हम बात करें तो they do not have much experience in this UPSC field. ये maximum इनमें से let's say I'll explain you with the help of one data that अगर 10 लाख कैंडिडेट्स यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं उनमें से एटलीस्ट 6 लाख अपीयर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. अब ये 6 लाख लोगों में से मिनिमम 5 लाख ऐसे होते हैं जो कोचिंग जिस साल लेते हैं उससे तुरंत नेक्स्ट ईयर जो होता है तो वो यहाँ पे प्रीलिम्स में बैठते हैं. अब जब कोचिंग कर रहे होते हैं तो इनके पास सेल्फ स्टडी का इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट ईयर जब वो एग्जाम दे देते हैं तो उसके बाद वो एक साइकिल में फंस जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है. और इवन इफ अगर उन्हें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है फिर भी उनके पास एक राइट अप्रोच नहीं है. एंड दो मार्केट में कुछ कोर्सेज आ गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते हैं, ठीक है. उससे जॉब एक ईजी बन गई है बट स्टिल दे हैव टू डू enough amount of self study to understand the process and decode the previous question, ठीक है. सो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के वो एक्सेप्शंस कौन सी है जिन्हें कोई सीनियर या मेंटर गाइड कर रहा है और फर्स्ट हैंड सपोर्ट है जिन्हें किसी क्वालिफाइड कैंडिडेट का. सिर्फ उन कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकी जो 5 लाख कैंडिडेट है आउट ऑफ 6 लाख उनमें से ये है कि जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्हें नहीं पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है और कैसे उन्हें प्रीलिम्स के लिए किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है एंड किस पे नहीं, ठीक है. सो इवन इफ अगर उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस पता भी है दे ईदर इग्नोर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है. क्योंकि मैंने बताया जब सेल्फ स्टडी का जो टाइम होता है 1 साल कोचिंग करना चाहिए, दूसरे साल हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए एंड देन नेक्स्ट टाइम आपको एग्जाम देना चाहिए. बट व्हाट हैपेंस कि जो कोचिंग करते हैं जो लोग तो नेक्स्ट ईयर में जस्ट एग्जाम दे देते हैं, उसकी वजह से फेलियर होता जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है. अब ये फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होंगे इन केस अगर वो डायरेक्ट एग्जाम दे रहे हैं आफ्टर कोचिंग. अगर उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है और बैकग्राउंड अगर उनका सेम नहीं है, लेट्स से अगर कोई पर्सन है वो साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, उसने 1 साल की कोचिंग करी है, नेक्स्ट ईयर उसने एग्जाम दे दिया है, मे बी इवन इफ अगर लक के वजह से उसका प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया देन he may get stuck into the mains वाला cycle, ठीक है. So that is something which is very unwanted kind of thing. But here we are going to talk about that what is the right mindset to prepare for the UPSC examination. So अभी हम first attempt वाले candidates की ही बात कर रहे थे. तो we know that they may or may not have a right direction कि कैसे उनको mock test को prioritize करना है, revision कैसे करना है आपको और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी एज एन एग्जाम पर से इज नॉट एज डिफिकल्ट एज डिकोडिंग द अप्रोच फॉर इट. और ये इस अप्रोच को ही डिकोड करने में वी कैंडिडेट्स टेक एटलीस्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स जिनके पास कोई सीनियर या कोई मेंटर गाइड करने वाला नहीं होता है और वो खुद से गलतियां करते रहते हैं और अपनी गलतियों से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सीखते हैं. तो 3-4 अटेम्प्ट तो लग ही जाते हैं जब तक इंसान को समझ आता है कि ये एक राइट अप्रोच है टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, टू क्वालिफाई द मेंस एंड इंटरव्यू एज वेल, ठीक है. अब ये जो 3-4 अटेम्प्ट का ही मैंने बताया कि 3-4 अटेम्प्ट के बाद आपको समझ आता है तब तक आप वेटरन बन जाते हैं, ठीक है. अब बात करेंगे वेटरन्स के बारे में. अब ये वेटरन्स कौन होते हैं जिन्होंने 2 से 3 अटेम्प्ट मिनिमम दिए होंगे यूपीएससी में और वो रेगुलरली प्रीलिम्स को या फिर मेंस की कट ऑफ को मिस कर रहे हैं ऑन ए स्मॉल मार्जिन, ठीक है. अब इस रीजन की वजह से इनका बहुत लो हो जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करते हैं तो वो फील्ड में तो रहते हैं यूपीएससी वाली में, ठीक है, लेकिन वो बहुत अनकम्पिटिटिव हो जाता है. अनकम्पिटिटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि जो उनका लो सेल्फ एस्टीम होता है उसकी वजह से वो अपने इनर सेल्फ से ही अपनी एक फाइट जो होती है
लड़ते रहते हैं और इनकी मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन होती है वो बहुत खराब हो जाती है। दो सो मेनी पीपल रिकवर एज वेल, बट हाँ, एक वो मेंटल हेल्थ का जो चैलेंज है वो रहता है। और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब डाउन हो जाता है उसकी वजह से ये अनकम्पिटिटिव इस फील्ड में थोड़ा हो जाते हैं और थोड़ा इग्नोरेंस वाली फेज आने लगती है कि जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसको इम्प्रूव करने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दो देयर आर एक्सेप्शंस दैट देयर आर मैनी पीपल हु क्वालिफाई इट इन देयर थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट इन यूपीएससी, बट it has been a case, and this is the other side of the story as well, which is not getting highlighted. Next, अब बात करते हैं ये जो एस्पिरेंट्स की मैंने आपको दो कैटेगरी बताई, उसके अलावा एक और थर्ड कैटेगरी है, वो है जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देते हैं। लेट्स से कोई आईआरएस है या फिर जो लोअर सर्विसेज में है पर्सन और उनकी प्रेफरेंस आईएएस या फिर आईएफएस है और आईपीएस है, तो वो लोग फिर से एग्जाम में बैठते हैं टू इम्प्रूव देयर रैंक। ठीक है, ये एक थर्ड कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स आ जाता है। अब बात करें इन तीनों के बीच में, तो जो रैंक इंप्रूवमेंट वाले कैंडिडेट है इनके पास एक्सपीरियंस होता है और इनके पास वो अप्रोच भी होता है जिससे इन्होंने एग्जाम को डिकोड किया है कि क्या एक राइट तरीका है जिससे इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, और इनके पास एक हाई मोरल होता है। हाई मोरल क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक बार उस एग्जाम साइकिल को क्रॉस किया है और उसको पास किया है। ठीक है, लेकिन इनके पास लैक ऑफ टाइम होता है और लैक ऑफ कॉम्प्लेसेंसी भी आने लगती है लोगों में। क्यों? क्योंकि जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो और फिर एक बार जब एग्जाम क्लियर हो जाता है आपका, तो आप एक थोड़ा सातवें आसमान पे फील करते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उनमें इंसान स्टक हो जाता है। दो देयर आर मैनी पीपल हु गेट्स इम्प्रूव देयर रैंक्स, बट हाँ, ये एक फैक्टर है कि उनके पास भी एक लैक ऑफ टाइम वाला जो इश्यू है वो आता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेटरन्स की अगर हम बात करें तो इनके पास टाइम होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो वेटरन्स होते हैं 2 से 3 अटेम्प्ट जब किसी के लग जाते हैं यूपीएससी में, अगर उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना होता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो पर्सन फुल टाइम ही अपना दे रहा होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स इनके पास टाइम पूरा है। दे हैव एक्सपीरियंस एज वेल कि पहले क्यों नहीं हुआ है, इनको पता होता है कि क्यों एग्जाम नहीं हुआ है, और इवेंचुअली इनको ये भी पता होता है कि अगर इस तरीके से नहीं होगा एग्जाम तो दूसरे तरीके से होगा। ठीक है, तो इनके पास टाइम और एक्सपीरियंस दोनों है, लेकिन इनके पास ये जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला थिंग है और जो कॉम्प्लेसेंसी है, दैट ड्रैग्स देम डाउन। ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये लोग पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, इनके पास ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, इन्हें नहीं पता प्रीवियस क्वेश्चन को कैसे करना है, डील करना है, इन्हें नहीं पता कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ क्राउड को, एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, और वो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताया कि कौन है, जिनके पास राइट हैंड सपोर्ट रहती है किसी सीनियर की, किसी मेंटर की। सो अब मैंने आपको बस डिफरेंस बताया था अभी तक कि ये जो वेटरन्स है और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अब व्हेन इट कम्स टू द माइंडसेट फॉर वेटरन्स, दो इट इज ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ इसमें माइंडसेट के बारे में, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड वट एवर आई एम डिस्कसिंग हेयर इज माई पर्सनल थॉट्स, सो डू नॉट गेट ऑफेंडेड बाय इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेनली फॉर द वेटरन्स। ठीक है, तो फर्स्ट what we should do is कि we should leave the baggage of the failure in the year that is going। ठीक है, अब ये 2024 अभी जाने वाला है। ठीक है, it's 30th today। ठीक है, तो अभी 2024 जब जाने वाला है और हमें पता है कि we have to appear in the next attempt, तो we should leave the baggage of the failure in this year only। और जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो हम सिर्फ अपने साथ अपना एक्सपीरियंस कैरी करेंगे, ना कि वो फेलियर, क्योंकि वो जो फेलियर का बैगेज होता है that drags us down। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं और फिर हम अनकॉम्पिटिटिव बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, वी हैव एक्सपीरियंस, यस, वी हैव टाइम, यस, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट जब आते हैं और रैंक वाले जो कैंडिडेट आते हैं, उन दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेंटली जो माइंडसेट जो होता है और मेंटली टफ जो पर्सन को होना चाहिए वो हम नहीं रह पाते हैं, और उसकी वजह से और ज्यादा चांस हो जाता है कि हम ना क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी शुड लीव द बैगेज ऑफ द फेलियर इन दिस ईयर ओनली, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम जब जाएंगे तो हम एक नई अप्रोच से और एक नई बिगिनिंग करेंगे। जस्ट वी विल कैरी आवर एक्सपीरियंस। ठीक है, नॉट द बैगेज ऑफ द फेलियर।
नेक्स्ट, अब वन मोर थिंग इज कि जब हमें जब भी अटेम्प्ट में बैठना होता है, ठीक है, तो हमें इक्वली हार्ड प्रिपेयर करना होता है, भले ही कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कैंडिडेट हो, भले ही कोई रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए एस्पिरेंट हो, और या फिर कोई वेटरन हो, ठीक है, सबको इक्वली प्रीवियस क्वेश्चन भी करने होते हैं, मॉक्स भी करने होते हैं, रिवाइज भी करना होता है, एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है, और एग्जाम भी सबके लिए सेम रहता है। अब ये सब सेम है, तो वाई नॉट कैरी दैट स्पार्क विद विच वी बिगेन अर्लियर, ठीक है। जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में आते हैं तो जो हमारा माइंडसेट होता है, सेम माइंडसेट के साथ हम एग्जाम में क्यों नहीं जा पाते, क्यों हम हमेशा वो लो कॉन्फिडेंस फील करते रहते हैं। दिस इज वाई आई एम सेइंग दिस इज, क्योंकि मैंने भी ये फेस किया है कि मैंने भी वो स्पार्क अपनी मिसिंग फील की है, क्योंकि जब मैंने भी अपना फोर्थ अटेम्प्ट दिया, आई वॉज मिसिंग दैट इन माई सेल्फ, कि वो जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत डाउन था, ठीक है। So these are the two things that veterans can do. First, leave the baggage of the failure, and then जो हमारा जो अर्लियर स्पार्क था जिससे हमने शुरुआत की थी, वो हमें फिर से एक बार फ्यूल अप करना चाहिए उसे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू द people who are appearing it in their very first attempt, so if you know, I am talking about the veterans, that there are person who are not able to qualify it in their second and third attempt as well. So when you see that someone else is not able to make it, you should not get discouraged by that, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हर किसी की अप्रोच इस एग्जाम के लिए डिफरेंट होती है, और हर किसी का तरीका भी डिफरेंट होता है, ठीक है। सो that is why you should not get discouraged by listening that someone else is not able to make it, ठीक है। नेक्स्ट, आप जब भी अटेम्प्ट में बैठने वाले हैं, उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो रिक्वायर्ड प्रिपरेशन है वो कर ली है, आपने इनफ अमाउंट ऑफ मॉक्स लगाए, आपने प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया है, आपने ठीक से रिवाइज किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो होती है ना एग्जाम के लिए जो जरूरी है, आप वो सब कर चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, तो आपको एक अपना ना तरीका जो होता है एग्जाम को और पेपर को अटेम्प्ट करने का, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो आप मॉक से फाइंड आउट करेंगे कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और आप एक्यूरेसी आपकी कितनी जा रही है, ठीक है, और आप गेस मार्क कितना ले सकते हैं। अगर आपके लेट्स से 4 ऑप्शंस है हमारे, ठीक है, और आपकी नॉलेज के बेस पे आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए, बचे हैं 2 ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे 50% चांस है कि आपका आंसर ठीक जाएगा, 50% चांस है कि आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में आप कितना गेस मार्क ले सकते हैं, ये आप कहाँ से डिसाइड करेंगे? ये मॉक्स को अटेम्प्ट करके डिसाइड करेंगे। सो दैट इज वाई अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी पेपर की आपको रेडीमेड, यानी कि पेपर में प्रीलिम्स में बैठने से पहले आपको ये डिसाइड करके जाना है, ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स 2025, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट टेलिंग हेयर यू द स्ट्रेटजी टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Why I am not letting you know the strategy for the prelims examination? See, I have given 4 attempts at UPSC prelims and till now I have not been able to clear the prelims examination itself, ठीक है। और ये जो मेरी 4 अटेम्प्ट की जर्नी है, मैंने ये अपने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है इन डिटेल कि मैंने कितना सिलेबस कवर किया था, मैंने कितने कैसे मैंने एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट किया था, कितने मैंने क्वेश्चन किए थे, और क्या मेरा एनालिसिस से फिर मेरा स्कोर कितना था, उसके बाद मेरी जो गलतियां थी मैंने वो क्या करी थी, और लर्निंग्स कौन सी थी, ठीक है। और ये जो चारों वीडियोस हैं वो मैंने एक प्लेलिस्ट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आई विल शेयर दैट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट लेटिंग यू नो द स्ट्रेटजी, ठीक है। सो हियर आई विल डिस्कस जस्ट मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड. First of all, do not run behind the new material unless and until you have revised the earlier ones, ठीक है। अब देखो, हमें जो अपने सब्जेक्ट मटेरियल है लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो सब हमें रिवाइज करने हैं, ठीक है। उसके साथ हमें करंट अफेयर्स करना है, हमें सीसेट करना है, हमें प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करना है, और हमें मॉक्स भी अटेम्प्ट करने हैं. सो दीज मेनी थिंग्स आर देयर दैट वी हैव टू स्टडी एंड रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स. अब अगर ये सब के होते हुए अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 2 से ज़्यादा या फिर 1 से ज़्यादा रिसोर्सेज अगर आप फॉलो कर रहे हैं और अगर आप उनको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा कि आप पेपर में बैठे होंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे एंड यू विल बी एबल टू नो कि ये क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्ट है या फिर ये क्वेश्चन है
इसके रिगार्डिंग आपने कहीं पे पढ़ा है बट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इट, ठीक है, और उसकी वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। सो दैट इज वाई आप जब भी अगर न्यू मटेरियल की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले मेक श्योर कि आपने जो पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट नेग्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉक टेस्ट। अब देखो बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है यूपीएससी फील्ड में दैट प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस जो है वो डोमिनेट कर रहा है। यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिलेंगे और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस पे चलते हैं, बट लेट मी मेक यू अवेयर अबाउट दैट कि प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ आपके लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब प्रीवियस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स ये हमारे जब सिलेबस में टीचर्स जब हमें पढ़ाते हैं कोचिंग में या फिर जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, वहां से हमें उनका आंसर पता चल जाता है। तो हम इसे पेपर की तरह अगर अटेम्प्ट भी करते हैं तो भी हमें ऑलरेडी आंसर पता होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए। मॉक्स अटेम्प्ट जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें कितना गेस मार्क लेना है, कितनी हमारी एक्यूरेसी जा रही है, क्या हमारा स्कोर बन रहा है और कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट इज वाई प्रीवियस क्वेश्चन यू शुड प्रायोरिटाइज, लेकिन मॉक्स को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन प्रायोरिटाइज प्रीवियस क्वेश्चन। अब प्रायोरिटाइज क्यों करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट गेट रिपीटेड। रिपीट नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जैक्ट रिपीट हो जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं तो नेक्स्ट ईयर में कई बार उसी से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, और जो क्वेश्चन और जो ऑप्शन के रिगार्डिंग जो नॉलेज होती है उससे भी आपके क्वेश्चंस कई बार फॉर्म हो जाते हैं। दैट इज वाई आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एंड नॉट ओनली यू हैव टू प्रायोरिटाइज just because they get repeated, but you have to get command over the theme of the questions asked, कि किस थीम पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जो नॉलेज जो है रिगार्डिंग द ऑप्शंस के सराउंडिंग जितनी भी नॉलेज है वो आपको गैदर करनी चाहिए। एंड आप कितने क्वेश्चन को, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेट्स से प्रीवियस क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, फिर आप किस लॉजिक से और किस बेंट ऑफ माइंड से आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो भी आपको देखना है। दो 2024 का पेपर बहुत फैक्चुअल था, लेकिन 23 से पहले यानी कि 22, 21 में और उससे भी पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो आप लॉजिकली उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो वो भी आपको समझना है। सो उसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज द गेस वर्क, कि आप कितना गेस वर्क ले सकते हो वो भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन से और मॉक से पता चलेगा। नेक्स्ट, अब बेसिक क्वेश्चन आपके किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। अब मैं बेसिक क्वेश्चन की किन की बात कर रही हूँ, लाइक पॉलिटी से अगर कोई स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से अगर कोई स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं सो जो डिफिकल्ट वन वाले क्वेश्चन हैं तो वो तो ऑलरेडी उनमें तो बहुत चांस रहते हैं गलत होने के। और कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें डायरेक्ट सब्जेक्ट मैटर में वो नहीं है और वो कहीं रैंडम कोई क्वेश्चन है तो वो नहीं आ रहा है। सो इसकी वजह से हमें जो स्टैटिक वाले जो क्वेश्चन हैं वो कभी नहीं छोड़ने चाहिए, और कभी वो क्वेश्चन तो गलत नहीं ही होने चाहिए हमारे, ठीक है। क्योंकि अगर आपके स्टैटिक पोर्शन से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अगर वो भी आपसे गलत हो जाते हैं तो होल ऑफ द ईयर वो आप रिपेंट करते रहते हैं उस चीज को। सो दैट इज वाई कि बेसिक क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, अब जब मॉक्स को हम अटेम्प्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अब अर्लियर टाइम्स में मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट था तब मैं मॉक्स को अटेम्प्ट करती थी, लेकिन मैंने मॉक्स को कभी एनालाइज नहीं किया ठीक से, ठीक है। क्यों नहीं एनालाइज किया? सो मुझे ऐसा लगता था कि मॉक्स को बस अटेम्प्ट करना है और उसका स्कोर चेक करना है, बट दैट इज नॉट द केस। मॉक्स को आपको अटेम्प्ट करना ताकि आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल सके कि क्यों आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। सो दैट इज वाई मॉक्स का सिर्फ एक पर्पस नहीं है कि आपको स्कोर चेक करना है, मॉक्स के बहुत सारे पर्पस है। आपको गेस मार्क डिसाइड करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी देखनी है, आपको अपना वीक पॉइंट देखना है कि कहाँ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस मेंटेनिंग काम थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं एंड जब भी आप प्रीलिम्स के पेपर में बैठ रहे हैं तो दोनों ही टाइम पे आपको काम मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और ये काम आप प्रीलिम्स के पेपर में 2 घंटे में तब मेंटेन कर पाते हैं जब आप थ्रू आउट द ईयर काम रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई जो प्रीलिम्स आपका होता है मेरे अकॉर्डिंग प्रीलिम्स सिर्फ 2 घंटे का नहीं होता है, प्रीलिम्स पूरे साल आपका चल रहा होता है, ठीक है। सो आप पूरे साल जो आपका बिहेवियर रहता है और रिगार्डिंग आपका जो मेंटल हेल्थ की जो स्टेट रहती है वही रिफ्लेक्ट होती है जाके आपके अल्टीमेट एग्जामिनेशन में, ठीक है।
Next and last is, we should not look at the score while attempting the previous question and the mock test. ठीक है, सो ये स्कोर आपको कब तक चेक नहीं करना चाहिए? तब तक जब तक आपका लास्ट मंथ नहीं है प्रीलिम्स प्रिपरेशन का. सो उससे पहले बस अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते जाइए. लेकिन जो लास्ट मंथ है आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन का, तब आप थोड़ा बहुत अपने जो प्रीलिम्स के जो मॉक्स आप अटेम्प्ट करते हैं, तब आप थोड़ा बहुत अपना स्कोर को देख सकते हैं कि आप कितने में 80 to 100 आप स्कोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अंटिल दैट यू जस्ट कीप रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. एंड मैंने आपको बताया कि जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है मेरे चारों अटेम्प्ट्स का, और मैंने ये 4 वीडियोस बनाए हैं, वो डिटेल्ड एनालिसिस किया मैंने हर एक अटेम्प्ट का, कि मैंने कौन कौन सी गलतियां करी और उन गलतियों से आप क्या लर्निंग्स ले सकते हैं. सिलेबस मैंने कितना कवर किया था और क्वेश्चन मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, और पूरा जो एनालिसिस है प्रीलिम्स का वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है. इफ़ यू वांट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड वो वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगा. So this was all from my side. I hope you find this video helpful. So thank you so much, and I wish you all a very happy new year and a very happy prelims preparation journey starting from the January 2025. So thank you so much.